पे? एग्जाम्पल 7 में क्वेश्चन था जी। आसिफ, क्या क्वेश्चन है एग्जाम्पल, क्या इशू है एग्जाम्पल 7 में? एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 7 की बात करना चाह रहे हैं या क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं? बेटा इलस्ट्रेशन 7 में हमने ओपनिंग बैलेंस लिया ही नहीं था। हमने तो सिर्फ जो हमारे एक्सपेंसेस और परचेजेस के क्लोजिंग थे वो हमने उठाए थे। ओपनिंग बैलेंस तो हमने लिया नहीं था, हमने पेबल का लेजर वहां बनाया ही नहीं था। क्वेश्चन 7 कल वाला, सादिक लिमिटेड। बेटा इसका पेबल का ओपनिंग बैलेंस, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2017 का क्लोजिंग बैलेंस होगा, और 2017 का क्लोजिंग बैलेंस 2017 की परचेजेस पे डिपेंड करेगा। और उसने हमें बताया हुआ है कि आपकी जो पॉलिसी है पेबल्स की पेमेंट की, करंटली 15 दिन, करंटली 30 दिन है, जो कि अगले साल 15 दिन हो जानी है। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट, नोट नंबर 7 में लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट टू रॉ मटेरियल सप्लायर इज 30 डेज। मतलब आपने 2017 की परचेजेस लेनी है और 2017 की परचेजेस को बटा 360 इंटू 30 डेज की परचेजेस के बराबर आपका 2017 का पेबल बैलेंस था, जो कि आपका 2018 में बजट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस बनना है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप इसमें? नोट नंबर 7 बड़ा क्लियर है कि पिछले साल तक आपकी जो पॉलिसी है 30 दिन बाद पेमेंट की है, 30 दिन बाद क्रेडिटर्स को पे करते हैं। इसका मतलब आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस 30 दिन की परचेज के बराबर है। तो आपने 2017 की परचेज बनाई और उस पे आपने 30 दिन का बैलेंस मैयर कर लिया, जो कि आपका ओपनिंग बैलेंस बना। बेटा क्रेडिटर्स के ओपनिंग बैलेंस की आप बात कर रहे हो ना मुझसे, अगर मुझे गलती नहीं लगी तो। पेबल का ओपनिंग बैलेंस तो बेटा परचेज पे डिपेंडेंट होता है, सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये क्रेडिट सेल्स बीच में आप कहां से ला रहे हैं भाई? क्रेडिट सेल्स का ताल्लुक डेटर्स बैलेंस से है, परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस का ताल्लुक पेबल से है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वीन जूल्स। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ क्यूजे फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। मंथ वाइज कैश बजट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसने क्लियर कर दिया कि आपको मंथली कैश बजट बनाने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वार्टर का 3 महीने का इकट्ठा बजट आप बनाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने कटिंग की हुई है। ये इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें मुझे लगता है कोई अननेसेसरी या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इनको मैंने क्रॉस कर दिया है दो चीजें। तो पढ़ते हैं जी सवाल हम क्वीन जूल्स का। क्वीन जूल्स डील्स इन imitated ornaments and operates its business online through a web portal. Orders are received through the website and dispatched through a courier. The mode of payments available to customer are as follows: cash on delivery, which is collected by the courier, 60% of the sales; advance payment through credit, 40%; through credit cards, 40%. Cash collected by the courier is settled after every 7 days.
The courier company charges are rupees 300 per order, which are deducted on a monthly basis from the first payment due in the subsequent month. 300 रुपये पर ऑर्डर डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, और एक महीने के जो चार्जेस हैं वो नेक्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट मंथ की पहली जो पेमेंट है, जो ये 7 दिन बाद करते होते हैं, इसमें से काट लेते होते हैं. पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड आर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन 7 डेज. अच्छा, यहाँ पे अब तवज्जो कीजिएगा, एक कैश ऑन डिलीवरी है, मतलब आपके कुरियर बॉय ने डिलीवरी की, कैश कलेक्ट कर लिया. ये कैश आपको कितने दिन बाद मिल रहा है? 7 दिन बाद. और यहाँ पे देखिए, आपके कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड पे ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट करने के बाद एडवांस पेमेंट, आपको ऑर्डर प्लेस होने के कितने दिन बाद पैसे आ रहे हैं? 7 दिन बाद. याद रखिएगा. आगे चलते हैं. हाई वैल्यू आइटम्स विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड से टोटल सेल हो रही है 40%, इसका 25% जो है वो हाई वैल्यू आइटम है, मतलब ओवरऑल 10%. ओवरऑल 10% हाई वैल्यू आइटम है, which represent 25% of sales through credit card are dispatched after 15 days of payment. पेमेंट के 15 दिन बाद इनको डिस्पैच किया जाता है. ऑल अदर डिस्पैचेस आर मेड इमीडिएटली. अब जरा मैं इन दो पैराग्राफ को अगर आपको क्लियर करूं, तो हमारी 3 तरह की सेल है. सेल, पहली सेल कैटेगरी है कैश ऑन डिलीवरी. कस्टमर ने ऑर्डर किया, आज आपने डिलीवर किया उसको, आज पैसे कलेक्ट हो गए, आपको 7 दिन बाद मिले. दूसरी ऑप्शन, कस्टमर ने ऑनलाइन एडवांस पेमेंट की, इमीडिएट डिस्पैच हो गया, इमीडिएट डिलीवरी होगी, लेकिन आपको पैसे कितने दिन बाद मिले? 7 दिन बाद. ये ऑर्डनरी परचेजेस हैं. और फिर हाई वैल्यू आइटम है, कस्टमर आज पेमेंट करेगा, पेमेंट के 15 दिन बाद आप डिस्पैच करेंगे. हाई वैल्यू आइटम सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू बेची जा सकती हैं. तो आपकी 3 तरह की परचेजेस हैं, 3 तरह की सेल्स हैं. ठीक हो गया जी. एक कैश ऑन डिलीवरी, एक ऑर्डनरी आइटम थ्रू क्रेडिट कार्ड, और एक हाई वैल्यू आइटम थ्रू क्रेडिट कार्ड. अच्छा, इसमें एक चीज आप जो नोट कर सकते हैं कि ऑर्डनरी आइटम थ्रू क्रेडिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी, ये दोनों का पेमेंट पैटर्न एक ही है. यहां पे भी आज डिलीवरी हुई, उसके 7 दिन बाद आपको पैसे मिले. यहां पे कस्टमर ने पेमेंट तो कर दी एडवांस में, आप ऑर्डर के टाइम आपने फौरन गुड्स भी भेज दी उसको, लेकिन आपको पैसे कितने दिन बाद आए? गुड्स भेजने के 7 दिन बाद. तो कैश ऑन डिलीवरी में भी गुड्स भेजने के 7 दिन बाद पैसे आते हैं, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी गुड्स भेजने के 7 दिन बाद पैसे आते हैं. ये तीसरी वैल्यू है, जिसमें 15 दिन बाद पेमेंट कस्टमर कर देता है, उसके 15 दिन बाद आप उसको गुड्स भेजते हैं. आगे चल के इनकी इंप्लीकेशन देखेंगे, क्या क्या हमारी रिसीट्स पे कैसे आनी है. द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%. सेल्स एंड सेल्स ऑर्डर आर प्रोजेक्टेड एज अंडर. सितंबर से जनवरी तक सेल्स और सेल्स ऑर्डर नंबर्स मंथली बताए गए हैं. हमें इस क्वार्टर का बजट बनाना है, ठीक है जी, अक्टूबर से दिसंबर का, लेकिन हमें डाटा सितंबर से जनवरी तक दिया गया है. हाई वैल्यू ऑफ आइटम्स आर परचेज्ड ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर. जब ऑर्डर आता है तब खरीदा जाता है. स्टॉक लेवल ऑफ अदर गुड्स इज मेंटेन्ड एट 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स. हाई वैल्यू आइटम के अलावा जो आइटम्स हैं, हाई वैल्यू आइटम 10% सेल्स हैं, बाकी जो 90% आइटम है उनकी आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो. प्रोजेक्टेड सेल्स का 25%, नेक्स्ट मंथ की प्रोजेक्टेड सेल का 25%. 40% ऑफ ऑल परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ. इन्वेंट्री कितनी रखनी है उस पर आपका डिपेंड करेगी परचेजेस, और परचेजेस की आगे पेमेंट कैसे होनी है उसने बता दिया. 40% ऑफ ऑल परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ, वेयर एज बैलेंस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ. हर मंथ की जो परचेज है उसका 60% आपका पेएबल रहता है, 40% पे हो जाता है. परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2015, यहां पे जो आपने परचेजेस की थी अमाउंटेड टू 3.2 मिलियन.
Selling admin expenses are estimated at 50 million per annum and include depreciation of tangible and amortization of intangible assets amounting to 8 and 2 million respectively. Cash and bank balance at 30th September 2015 amounted to 5.5 million. आपका opening balance 5.5 million है. अच्छा जी, हमें कैश बजट बनाने को कहा गया है. मैं चाहूंगा कि एक दफा आप इसको 5 मिनट लगा के सवाल को फिर पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन पे जाते हैं. We'll start discussing answer at 10:20 my computer time. Do you have 4 minutes? You have 4 minutes. पढ़िए सवाल को. भाई सवाल अगर पढ़ने का टाइम आपको इसीलिए दिया गया था कि इसको अच्छी तरह पढ़े. ये क्या लिखा हुआ है? हाई वैल्यू आइटम विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड. और सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड कितनी है? 40. तो 40 का 25 क्या हुआ? 10. तो बेसिकली आपकी सेल्स की दो कैटेगरीज बन गई. एक 10% हाई वैल्यू आइटम है और एक 90% अदर जो बचती हैं प्रोडक्ट्स वो हैं. अच्छा जी, हम कैश बजट के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं. हमारा फॉर्मेट कैसे दिखेगा? हमें जैसे मंथली कैश बजट नहीं बनाना, तो हम कैश रिसीव्स को बजट करेंगे, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज ऑफ सेल्स बनती हैं. एक ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि 90% है,
और एक हाई वैल्यू आइटम जो कि ओवरऑल 10% है। इसके बाद हम कैश, इसी में से हम क्या करते हैं, इसी में से चूंकि डिडक्शन होनी है तो हम यहाँ पे लेस कर देते हैं कोरियर चार्जेस, क्योंकि उसने कहा कोरियर चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं, तो कोरियर चार्जेस हम डिडक्शन को रिसीट में से ही रिडक्शन शो कर देते हैं। इसके बाद हम कैश पेमेंट्स पे आ जाते हैं। कैश पेमेंट्स में हमें यहाँ पे दो ही आइटम्स का जिक्र नजर आ रहा है, एक अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स या जिसको आप परचेजेस कह सकते हैं, और दूसरी एक्सपेंसेस। देन यहां पे हम नेट रिसीट ऑब्लिक पेमेंट ले लेंगे। इसमें हम ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट फॉरवर्ड और देन क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारा कैश बजट का फॉर्मेट कंप्लीट होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है रेडीली, क्वेश्चन में बताया गया है, इट इज 5.5 मिलियन। ओपनिंग बैलेंस हमारा 5.5 मिलियन हमें गिवन है। तो अब हम बाकी वैल्यूज पे काम करते हैं जी। एक्सपेंसेस की फिगर कैलकुलेट करना मेरे लिए काफी आसान है, मुझे नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले इसी को कैलकुलेट कर लेता हूं। यहाँ पे एक्सपेंसेस का उसने नोट दिया है कि जी आपके सालाना एक्सपेंसेस 50 मिलियन है, जिसमें ये दो नॉन कैश हैं। तो सालाना एक्सपेंसेस में से नॉन कैश निकाल दो तो सालाना कैश एक्सपेंसेस आ गए। वो सालाना एक्सपेंसेस हैं, उनको क्वार्टरली बना लो। तो 50 मिलियन माइनस 8 मिलियन माइनस 2 मिलियन डिवाइड विथ 4, ये आपके मंथली एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये बनते हैं जी 40 मिलियन, 40 मिलियन बाय 10 मिलियन, 10 मिलियन हमारे पास हमारे ये मंथली एक्सपेंसेस आ गए। अब हम सेल्स पे चले जाते हैं, बल्कि सेल में क्या, कोरियर चार्जेस, ये भी मुझे बड़ा आसान लग रहा है। कोरियर चार्जेस के बारे में उसने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ था, अगर आपने इसको रजिस्टर किया, ये जी कि जी 300 रुपये पर ऑर्डर है और फर्स्ट पेमेंट इन सब्सिक्वेंट मंथ, अगले महीने में से कटौती होती है। इसका मतलब सितंबर की पेमेंट अक्टूबर में से कटेगी, अक्टूबर की नवंबर में से और नवंबर की दिसंबर में से। तो ये 3 ऑर्डर्स हैं जिनकी पेमेंट हमारी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में से कटनी है। तो इन तीनों का सम करके 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डिडक्शन आ जाएगी कोरियर चार्जेस की। सितंबर के ऑर्डर हैं 400, अक्टूबर के ऑर्डर हैं 450, नवंबर के ऑर्डर हैं 470 इंटू 300। तो क्या बनती है जी ये कॉस्ट, 396,000। चेक कीजिए बेटा, इंटू 300 करना है, मुझे लगता है शायद 396,000, ठीक है 396,000 शायद ठीक होगी जी, 396,000। अच्छा जी, अच्छा बाय द वे, ये जो फिगर है, ये जो कैलकुलेशन है कोरियर चार्जेस की, आपके एग्जामिनर ने जो की हुई है वो मेरी समझ से बाहर है। बड़ी सीधी सीधी सी कैलकुलेशन थी, उसने कहा जी एक महीने के कोरियर चार्जेस अगले महीने कट जाते हैं, तो सितंबर के अक्टूबर में जाने हैं, ये अक्टूबर में गए, ये नवंबर में गए, ये दिसंबर में कटे। तो हमारे जो बजट पीरियड है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, उसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के चार्जेस कटने थे, वो हमने ले लिए। तो ये तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी, आपके एग्जामिनर ने इसको पता नहीं कैसे घुमाया हुआ, मेरी समझ से वो बाहर है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रिसीट्स के ऊपर। तो ये रिसीट्स पहले हम ऑर्डिनरी आइटम्स की बात करते हैं। ऑर्डिनरी आइटम वर्किंग वन हम इसकी बनाते हैं। रिसीट फ्रॉम कस्टमर के लिए हम लेजर बनाते हैं, जो हम करते आ रहे हैं वर्किंग, उसी वर्किंग पे हम जाते हैं दोबारा। हम वर्किंग वन, हम रिसीवेबल्स का लेजर बनाते हैं, ये ऑर्डिनरी आइटम्स, ऑर्डिनरी 90% आइटम्स।
अच्छा जी, डेटर्स का अकाउंट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, यहाँ पे सेल्स आती हैं और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन होता है और ये कैश की बैलेंसिंग फिगर आती है। ये हमारा लेजर हमें जो बनाना है। अच्छा जी, सेल्स हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की सेल्स चाहिए, लेकिन ऑर्डिनरी आइटम्स की। तो वर्किंग 1.1 से मैं इसको ले आता हूं। वर्किंग 1.1, अक्टूबर की सेल्स 5 मिलियन, नवंबर की सेल 4.2 मिलियन और दिसंबर की सेल 5.8 मिलियन। तो टोटल सेल्स कितनी है, इनका सम बताइए जरा। इन तीनों का सम 15 मिलियन। ये 15 मिलियन हमारा इन तीनों वैल्यूज का सम है। और यहां से हम कह देते हैं कि जी हमारी इसकी जो 90% वैल्यू बनी वो 13.5 मिलियन बनी और इसकी जो 10% वैल्यू बनी वो 1.5 मिलियन बनी। हम 90% का लेजर बना रहे हैं तो जनाब 13.5 मिलियन यहां पे हमारे पास इसकी सेल्स आ गई। बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात कीजिए जरा। अच्छा, यहां पे जरा पढ़िए, हम कैश ऑन डिलीवरी करें या एडवांस पेमेंट के थ्रू सेल करें, दोनों केसेस में डिलीवरी के 7 दिन बाद पैसा हमें मिलता है। मतलब दोनों केसेस में सेल के 7 दिन बाद पैसा हमें आता है। कैश ऑन डिलीवरी हमने आज सेल कर दी, हमें पैसा 7 दिन बाद मिलना है। और कस्टमर बेशक एडवांस पेमेंट कर दे क्रेडिट कार्ड पे, हम फौरन डिस्पैच कर देंगे लेकिन हमें पैसा 7 दिन बाद मिलेगा। इसका मतलब कैश ऑन डिलीवरी हो या एडवांस पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड हो, ऑर्डिनरी आइटम की, हमें पैसा सेल के 7 दिन बाद आता है। इसका मतलब हमारा डेटर बैलेंस 7 दिन की सेल्स के बराबर होता है। इसका मतलब सितंबर में जो हमने सेल की थी, सितंबर में हमने सेल की थी कितनी, 4.6 मिलियन सितंबर की। ये तो टोटल सेल थी ना, मैं वर्किंग 1.2 से इसका ओपनिंग बैलेंस बनाता हूं। सितंबर की टोटल सेल्स 4.6 मिलियन थी ना। हम तो ऑर्डिनरी सेल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी सेल्स तो 90% होती हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई 7 दिन के बराबर इसका डेटर बैलेंस होता है। तो जनाब हमारा ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कितना बना, यहां से निकाल लीजिए। सितंबर की सेल्स को लेके हमने क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस बनाया, 966,000। ये जी हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और इसी तरह हम क्लोजिंग बैलेंस 1.3 वर्किंग में बनाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस हमारा अक्टूबर की सेल से बनेगा। क्लोजिंग बैलेंस हमारा अक्टूबर की सेल से बनने वाला है। और 1.3 अगर मैं इसकी वर्किंग करूं तो अक्टूबर की सेल्स मेरी आ रही हैं जी, सॉरी दिसंबर की सेल्स, क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर एंड का दिसंबर की सेल्स बनेगा वो है 5.8 मिलियन। लेकिन हम डेटर बैलेंस बना रहे हैं 90% सेल्स का, तो इसको करते हैं हम डिवाइड विद, अच्छा इसमें एक चीज ख्याल कीजिएगा, हमें मंथ के नेम्स दिए गए हैं लेकिन क्वेश्चन डेज इन अ मंथ के बारे में या डेज इन अ ईयर के बारे में साइलेंट है। अब यहां पे हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम चाहें तो अज्यूम कर लें एवरी मंथ इक्वल टू 30 डेज, उसके हिसाब से वर्किंग कर लें, या जैसे दिन है 30 है 31 है वैसे लेके चलते रहें। दोनों मेथड एक्सेप्टेबल होते हैं। आप दिसंबर के यहाँ 31 डेज ले लें और 7 डेज पर रिसीवेबल वर्कआउट कर लें, वो भी चलेगा। अगर आप यहाँ पे भी इसको एक यूनिफॉर्मिटी ले आए तो हमारे लिए मुझे लगता है आसानी रहेगी। हम अजम्पशन पे चल रहे हैं कि भाई एवरी मंथ इज फॉर 30 डेज, ताकि हमारी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान रहे। 2 महीने है तो 60 दिन, 3 दिन है, 3 महीने है तो 90 दिन, हमें हिसाब किताब नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है। तो बोलिए जनाब, यहाँ पे फिर क्या आता है आपका रिसीवेबल बैलेंस।
क्लोजिंग बैलेंस हमारा दिसंबर एंड पे क्या आ रहा है? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है रिसीवेबल का। क्लोजिंग बैलेंस इज 1218 ये जी लेजर में आपका 1218 आ गया। अब यहां से आप कैश की बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं। क्या आ रही है जी कैश की बैलेंसिंग फिगर, बताइए जरा। वन थ्री टू फोर एट ट्रिपल जीरो 13248 000। लीजिए जी, कैश रिसीट्स फ्रॉम ऑन सेल ऑफ ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि हमारी 90% ऑफ सेल्स हैं। 13248 000 जी। एनी क्वेश्चन? हमने ऑर्डनरी आइटम्स की कलेक्शन का हिसाब देखा कि क्या है हमारे पास। ये ऑर्डनरी आइटम्स की अगेंस्ट जो सेल्स के पैसा आया है उसके लिए हमने लेजर अकाउंट बनाया। ऑर्डनरी आइटम्स जो कि 90% ऑफ टोटल सेल्स है। हमने लास्ट क्वार्टर के लिए ये लेजर अकाउंट बनाया और यहां से ये रिसीट्स की फिगर निकाल के एक्सटेंड की। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम हाई वैल्यू आइटम की तरफ चलते हैं, उससे कलेक्शन बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, अब तवज्जो कीजिएगा, हाई वैल्यू आइटम के बारे में जरा नोट पढ़ लेंगे पहले। उसने कहा जी हाई वैल्यू आइटम में कस्टमर की पेमेंट के 15 दिन बाद हम ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। कस्टमर की पेमेंट के कितने दिन बाद पैसे हमें मिलते हैं? 7 दिन बाद। कस्टमर की पेमेंट के 15 दिन बाद ऑर्डर डिस्पैच होता है। दोबारा सुनिए, कस्टमर की पेमेंट के 7 दिन बाद हमें पैसे मिलेंगे क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी पेमेंट के 7 दिन बाद हमें देगी, और हम पेमेंट के 15 दिन बाद ऑर्डर डिस्पैच करेंगे। इसका मतलब हमें पैसे मिलने के 8 दिन बाद ऑर्डर डिस्पैच होता है। ऐसा ही हुआ जी, कस्टमर पे करेगा, 7 दिन बाद पैसे हमें मिल जाएंगे और उसके मजीद 8 दिन बाद हम ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे। इसका मतलब इस केस में, हाई वैल्यू आइटम के केस में, जो हमारी टोटल सेल्स का 10% है, हम एडवांस लेके सेल कर रहे हैं और हमें एडवांस सेल से 8 दिन पहले आ जाता है। तो जिस तरह हमने डेटर्स की इंटरप्रिटेशन समझी थी ना, कि भाई कस्टमर हमें सेल के 7 दिन बाद पैसे देता है, इसका मतलब रिसीवेबल का बैलेंस 7 दिन की सेल्स के बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई किया जाता है कि भाई हम पैसे आने के 8 दिन बाद सेल करते हैं, इसका मतलब एडवांस का बैलेंस 8 दिन की सेल के बराबर होता है। और ये जो अकाउंट बनेगा हाई वैल्यू आइटम का, ये रिसीवेबल नहीं है, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है और ये 10% हाई वैल्यू आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एडवांस का बैलेंस आता है जी ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे, कैरिड डाउन यहां पे, और क्रेडिट सेल्स तो हमेशा डेबिट साइड पे ही आएंगी इसकी। यहां पे आएंगी सेल्स और यहां पे आएगा कैश, जो कि होगी बैलेंसिंग फिगर। ये जी हमारा लेजर अकाउंट इस तरह बनने वाला है। अच्छा, 10% जो सेल्स है वो हमने यहाँ पे वर्कआउट की थी। ये हमारी 10% हाई वैल्यू आइटम की सेल्स है जो हमने वर्किंग 1.1 में वर्कआउट की हुई है। 1.1 से हम इसको लेके आ रहे हैं। ये हमारी हाई वैल्यू आइटम की सेल है। अच्छा जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा क्या होगा, इसके लिए मैं वर्किंग 2.1 बनाता हूँ, और बैलेंस कैरिड डाउन क्या होगा, इसके लिए हम वर्किंग 2.2 बनाते हैं। हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने जैसे बात की कि ये एडवांस पे चल रहा होता है, और हमारे पास जब अक्टूबर का महीना शुरू होगा
तो अक्टूबर की सेल का पैसा सितंबर में आ चुका होगा, वो हमारा एडवांस होगा। और कितने दिन का पैसा आ चुका होगा? 8 दिन का। तो अक्टूबर की सेल्स है 5 मिलियन। ये तो टोटल सेल है, हम तो सिर्फ 10% सेल से डील कर रहे हैं। डिवाइड विद 30 × 8। ये है जी अक्टूबर की सेल का पैसा जो सितंबर में हम वसूल कर चुके होंगे। कितना है जी एडवांस? हमने अज्यूम किया हुआ है मंथ इज फॉर 30 डेज। इट इज 133 ये हमारे पास बैलेंस ब्राउट डाउन आ गया। और बैलेंस कैरी डाउन, जनवरी की सेल का पैसा हमें दिसंबर में आ गया वह है। तो जनवरी की सेल जो है वो तो है 6 मिलियन, लेकिन हम तो सिर्फ 10% सेल से डील कर रहे हैं। तो ये जो पैसा जनवरी की सेल का, सॉरी 30 डेज इन अ मंथ, दिसंबर में आ गया, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। ये कितना है? 160,000। लीजिए जी 160,000। अब आप कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इधर से बना सकते हैं। कितना बना जी? 1526667, ये है जी कैश बैलेंस। जी किरण कह रही है कि जो उनकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है, जो मैं वाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं। जी एमन कह रही है नो इशू। किरण बेटा आपके पास शायद नेट का इशू होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। जी थैंक यू। अच्छा जी, अब ये कैश रिसीट आ गई हमारे पास कि हमें हाई वैल्यू आइटम कस्टमर से कितने पैसे आने हैं। तो 1526667, 1526667 हर वाली आइटम हमें कितने पैसे आने हैं। अब हमारी आखिरी आइटम कॉस्ट ऑफ सेल्स परचेजेस के अगेंस्ट रह गई है, इसके लिए हम वर्किंग थ्री बनाएंगे। कोई सवाल यहां तक? ये आइटम आखिरी हम ले आएंगे तो हमारा बजट कंप्लीट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट, तो वर्किंग थ्री हम यहां पे एक लेजर बना लेंगे पेबल्स का। पेबल्स का लेजर बनेगा जिसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, जिसमें परचेजेस क्रेडिट होंगी, देन बैलेंस कैरी डाउन होगा और कैश पेमेंट बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्लोजिंग में बेटा किस क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं? हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर पे चल रहे हैं। अगर आप हाई वैल्यू आइटम की बात कर रहे हैं तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, हेडिंग पढ़िए। तो एडवांस जो दिसंबर में आएगा कस्टमर से, वो यकीनन एडवांस फ्यूचर की ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आता है। जनवरी की सेल का एडवांस आपको दिसंबर में आ रहा है। दिस इज नॉट डेटर्स अकाउंट, दिस इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। हाई वैल्यू आइटम में आप एडवांस पे चल रहे हैं क्योंकि आपको आठ पैसा मिलने के 8 दिन बाद आप सेल्स गुड्स डिस्पैच करते हैं। जी एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, अब हम पेबल्स की तरफ चल रहे हैं और पेबल्स के लिए पेबल्स का लेजर बनाने जा रहे हैं जिससे हम पेमेंट टू मटेरियल सप्लायर या पेमेंट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स ले पाएंगे। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमें वर्किंग एक कर लेनी चाहिए, वर्किंग 3.1 परचेजेस की। एक बात जहन में रखिए कि आपके जो पेबल्स हैं उसकी पेमेंट पैटर्न हम यहाँ पे जरा देख लें, परचेजेस का पैटर्न देख लें, पेमेंट पैटर्न देख लें। हमें उसने कहा कि आपकी सेल्स कॉस्ट प्लस 30% पे है, एक ये हो गया। दूसरा उसने हमें कहा कि आप की सेल्स क्या है पूरे 5 महीने की, वो डाटा दे दिया। और तीसरा उसने कहा कि हाई वैल्यू आइटम परचेज की जाती हैं ऑर्डर के आने पे, जब ऑर्डर आता है तो उस वक्त आप खरीदते हैं और स्टॉक सिर्फ अदर गुड्स का मेंटेन किया जाता है, और वो कितना है ये भी बता दिया गया। और फिर आगे पेमेंट पैटर्न भी है। पेमेंट पैटर्न तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के लिए चाहिए, फिलहाल तो हमें परचेज की फिगर चाहिए। और परचेज की फिगर कैसे निकलती है, अगर आप इक्वेशन याद कर पाए तो परचेज की फिगर यहां से निकलेगी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां से आपको परचेज की फिगर मिलती है। ये आपकी परचेज की फिगर निकालने का तरीका है। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल यहां से मुराद मटेरियल कंज्यूम्ड है, जो यूनिट बेचे हैं उनकी कॉस्ट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपके पास तरीकाकार है जिससे आप परचेजेस निकाल सकते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास जो महीने हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनकी सेल्स का टोटल हमने भी उठाया था 15 मिलियन, लेकिन हमें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। तो उसके लिए हमें ये नोट अवेलेबल है। कभी सेल जो होती है वो कॉस्ट प्लस 30 पे होती है। इसका मतलब अगर मैं इसको 1.3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी। तो बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्या आ रही है, हम सारी वर्किंग रुपीज में करते आ रहे हैं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स? वन वन फाइव फाइव थ्री 115 384 46 38462। ये जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, तो जो कीजिएगा। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नोट किया जी, 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक जनवरी की प्रोजेक्टेड सेल्स पर डिपेंडेंट है। दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक जनवरी की प्रोजेक्टेड सेल्स पर डिपेंडेंट है, और कितना होना चाहिए? 25%। तो जनवरी की सेल्स 6 मिलियन, इसका 25% हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। लेकिन भाई ये तो रेवेन्यू है और क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है, तो इसकी कॉस्ट तो 1.3 से डिवाइड करने के बाद आएगी। ठीक हो गया बस। और एक और बात अहम कि भाई क्लोजिंग स्टॉक हम सिर्फ मेंटेन करते हैं ऑर्डिनरी आइटम का, जो कि 90% है। तो ये वो सेल्स हैं जिनका आपने स्टॉक मेंटेन करने हैं। ये आई उनकी कॉस्ट 1.3 से डिवाइड करके, और इसका 25% हमने इन्वेंट्री रखनी है। हम सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम्स का स्टॉक रखते हैं, तो ये जनवरी की ऑर्डिनरी आइटम्स की सेल है। और हमें कहा गया है हमारा पैटर्न क्या है कि हम सेल प्रोजेक्टेड सेल का 25% स्टॉक रखते हैं, और स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। तो यहां से निकालिए आपकी कॉस्ट की फिगर क्या आती है। 1038,462 1038,462। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? स्टॉक
ऑर्डिनरी आइटम का रखा जाता है और 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स है और स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। ठीक है, तो हमने सेल्स का 90% लिया, प्रोजेक्टेड सेल्स का 90% लिया जो ऑर्डिनरी आइटम की सेल है, 1.3 से डिवाइड किया ताकि सेल्स को हम कॉस्ट पे शिफ्ट कर दें और उसका 25% हमने इन्वेंट्री में रखा। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक हम ये कर सकते हैं। हमारा ओपनिंग स्टॉक 1 अक्टूबर का स्टॉक जो कि 30 सितंबर का क्लोजिंग होगा और सितंबर का क्लोजिंग अक्टूबर की सेल्स पे डिपेंडेंट होगा। तो यही वर्किंग हम अक्टूबर की सेल्स को लेकर रिपीट करें। 5 मिलियन अक्टूबर की सेल्स, 90% ऑर्डिनरी आइटम की सेल्स डिवाइड विद 1.3 ऑर्डिनरी आइटम सेल्स की कॉस्ट आ गई इंटू 25% इन्वेंट्री आ गई। ओपनिंग स्टॉक $865,385। जी सम कीजिए, यहां से आप नेट फिगर परचेज की निकाल सकते हैं। ये परचेज की फिगर बताइए यहां से क्या आ रहा है। You have to take sum of these three figures. One 711,539। ये जी हमारे पास परचेज की फिगर आ गई जिसको हम अपने लेजर में ले जाएंगे। 11711,539। जी एनी क्वेश्चन? परचेज की फिगर हमने वर्कआउट की, ये वर्किंग के अंदाज वही है, बस प्रेजेंटेशन मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन भी मैं करीब ही रखूं जो हमने पीछे सवाल किए मैं उनसे। आपके एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन हर सवाल में बदलती रहती है, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंटेशन को जितना करीब रख सकूं पिछली वर्किंग्स के उतना करीब रखूं। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो उसके लिए हमें पेमेंट पैटर्न चाहिए। वो कहता है जी 40% ऑफ परचेज आर पेड इन द सेम मंथ, बैलेंस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब सितंबर की जो परचेजेस हैं 40% पे हो गई, 60% पेबल्स थे सितंबर एंड पे, और सितंबर की परचेजेस कितनी हैं वो सही बताया हुआ है। सितंबर की परचेजेस का 60% आउटस्टैंडिंग था जो अक्टूबर में पे होना है, तो बैलेंस ब्राउन हमारा होगा 3.2 मिलियन का 60%। कितना बना जी 3.2 मिलियन का 60%? 1920,000। और सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा आपका दिसंबर की सेल्स का, दिसंबर की परचेजेस का 60%, दिसंबर की परचेजेस का 60%। अब दिसंबर की परचेजेस क्या है ये हमें नहीं पता, इसके लिए वर्किंग टू हम बनाएंगे बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में ये हमने क्वार्टर की परचेजेस बनाई है। जैसे हमने ये क्वार्टर की परचेजेस बनाई है इसी अंदाज में हम दिसंबर की परचेजेस भी बनाएंगे। यही 3 वैल्यूज दिसंबर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वर्कआउट करेंगे। तो जो कीजिएगा, अब हम दिसंबर के लिए परचेजेस जानना चाह रहे हैं। वर्किंग हमारी है 3.2, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लेंगे दिसंबर की, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे दिसंबर का, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे दिसंबर, लेस करेंगे दिसंबर का, तो हमारे पास परचेजेस आ जाएंगी दिसंबर की, और दिसंबर की परचेजेस आ गई तो पेबल्स का बैलेंस निकल आएगा। अब दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो उसके लिए आप लीजिए दिसंबर की सेल्स। दिसंबर की सेल्स आपकी हैं जी 5.8 मिलियन डिवाइड विद 1.3, तो दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। कितनी है जी दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स? 446,153,8, ये दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक यू डोंट हैव टू रीवर्क, ये आपने किया हुआ है, यू डोंट हैव टू रीवर्क।
आपने वर्कआउट किया था 1038,462। दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा। दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक दिसंबर की सेल्स पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक आपका नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक है, और नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? सब्सीक्वेंट मंथ ऑर्डिनरी आइटम्स कॉस्ट पे 25%। तो जनाब दिसंबर का आपका क्या है जनाब ओपनिंग स्टॉक दिसंबर का? 1,003,846। लीजिए जी, यहां से आप दिसंबर की परचेजेस अब ले सकते हैं। इन तीन का सम कीजिए, आपको दिसंबर की परचेजेस मिलेंगी। ये दिसंबर की परचेजेस आ गई, तो दिसंबर की परचेजेस का 60% पेबल दिसंबर एंड पे आउटस्टैंड करेगा। 4496154, 4496154 इसका 60% आउटस्टैंड करेगा। कितना बनता है जी 60%? ये दिसंबर की परचेजेस का 60%, 2697, 2697 692, और यहां से आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, आपको पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस मिल जाएगी। व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? वन 1,093,3,847। लीजिए जी, पेमेंट अगेंस्ट परचेज की फिगर आ गई हमारे पास। ये हमारा पेबल का लेजर हमने बनाया, जिससे हमने पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस की फिगर जो हमें आंसर में लेकर जानी है वो हमारे पास आ गई है। अच्छा जी, अब कोई जानना चाह रहा है कि भाई ये दिसंबर की ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे है? तो बेटा दिसंबर की ओपनिंग स्टॉक आपका नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? इसके मुताबिक नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक दिसंबर की सेल्स का 25%। तो जैसे में लिखा हमने वैसे ही किया है, कोई नई चीज हमने यहां पे नहीं की। ओपनिंग स्टॉक दिसंबर का, उससे मुराद क्या है? नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक, और नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक उसने बताया नेक्स्ट मंथ की प्रोजेक्टेड सेल्स का 25%, और इन्वेंट्री हम सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम की रखते हैं, इसलिए हर सेल का हम 90% लेते जा रहे हैं। लीजिए, पेमेंट की फिगर हमारे पास आ गई है, इसको हम कैश बजट में अब एक्सटेंड कर देते हैं, और बजट हमारा कंप्लीट है। ये जी 10,933,847। लीजिए जी, वी आर डन विद द बजट। अब हमें सिर्फ सम करना है। एक सम हमें यहाँ पे नेट रिसीव पेमेंट का दिखाना है, और उसके बाद एक सम हमें यहाँ पे करना है क्लोजिंग बैलेंस का। दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, उसमें कोई हमें इशू नहीं है जी। कोई सवाल यहाँ पे? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, बजटिंग पे वी हैव डन एम्पल प्रैक्टिस। अब हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं कुछ डिस्कशन के लिए। न्यूमेरिकल तो उनमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली वी कैन होप के 5-7% चांसेस है कि उनमें से कुछ ना कुछ टच किया जा सकता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, कोई इतने बड़े हमारी चीज़ कोई नहीं जाएगी। तो विल ट्राई टू वाइंड इट अप कुछ आज, या अगर कुछ ओवररन हो गया तो कल, और कल से इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है चैप्टर नंबर 7, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और फिर आगे फॉलोड बाय चैप्टर नंबर 8
वेरिएंस एनालिसिस, उस पर बात शुरू कर रहे होंगे। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है, उनको कीजिए। बजटिंग में जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपको क्वेश्चंस को बहुत तवज्जो से पढ़ने की आदत डेवलप करनी है, और ये आदत आप डेवलप करेंगे, बाकी टॉपिक्स में भी आपके बहुत काम आएगी। बजटिंग का क्वेश्चन रीडिंग पे ही डिपेंडेंट है। आपने इसको चैप्टर को तैयार किया या नहीं किया, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप चैप्टर को कुछ नहीं पढ़ा आपने, फिर भी आप बजटिंग का सवाल में बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर आपको सवाल पढ़ने की आदत पड़ गई है और आपको सवाल पढ़ना आ गया है। मैंने शायद पहले भी आपसे शेयर किया था कि मैं एज अ स्टूडेंट इस चैप्टर की तैयारी करता ही नहीं था, क्योंकि मुझे कमांड थी क्वेश्चन रीडिंग पे। आई हैड द कॉन्फिडेंस कि इंशाअल्लाह ताला मैं सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ, एग्जाम में पढ़ पाऊंगा और पढ़ के बड़ा अच्छा स्कोर करूंगा। दिस इज हाउ इट ऑलवेज हैपेंड। मैंने अपने बजटिंग के क्वेश्चन को, टॉपिक को, मैं रेयरली मैं इसको तैयार करता था, क्योंकि मुझे था कि इसको तैयारी इसकी है ही सिर्फ, इसकी परफॉर्मेंस बेस ही करती है आपकी क्वेश्चन रीडिंग हैबिट पे। तैयारी हैज वेरी लिटिल रोल टू प्ले। चैप्टर रीडिंग और इलस्ट्रेशन करना है वेरी लिटिल रोल टू प्ले। एटलीस्ट जितना रोल है वो एक दफा करने में आप सीख जाते हो। फॉर्मेट्स हैं, बेसिक इक्वेशंस हैं, वो एक दफा पढ़ते उसी में समझ आ जाती है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पे? बेटा बजटिंग 45 मार्क्स का नहीं होता। बजटिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये पूरा ग्रिड है जिसमें कई चैप्टर हैं हमने पढ़ने हैं। सीवीपी एनालिसिस भी मुझे लगता है इसी में ही आता है। तो ये हाँ, इसमें आपने अभी हम बजटिंग पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हमने इसमें आगे जाके हमें कम से कम 3 से 4 चैप्टर और पढ़ने हैं। वो सब मिला के 35 से 45 नंबर आते हैं। 2 से 3 सवाल इसमें आते हैं, जिनमें से एक सवाल 15-18 नंबर का बजटिंग का होता है, और 1 या 2 सवाल दूसरे चैप्टर हैं जो अभी आगे चल के हमने कवर करने हैं, वहां से आते हैं। तो टोटल इस एरिया में से 2 से 3 सवाल आएंगे, और एरिया में 4-5 चैप्टर शामिल है। अभी हमने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है, जिसमें से 1 कंफर्म क्वेश्चन पास्ट पेपर पैटर्न के हिसाब से आता है। जी कोई सवाल? अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर एरियाज इन बजटिंग। जैसे मैंने कहा, बड़े बेसिक से ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जितने एडवांस हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद ये बड़े सिंपल और इजी आपको लगने चाहिए। फर्स्ट ऑफ दोज इज हम अप्रोचेस टुवर्ड्स बजटिंग की बात कर रहे हैं कि बजट बनाना, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स बजटिंग। इसको बात का टाइप्स ऑफ बजट्स भी कह दिया जाता है, ठीक है, बट असल में ये बजट प्रिपेयर करने की अप्रोचेस हैं। One approach is company may follow, may choose amongst the fixed and flexible budget. फिक्स्ड बजट क्या होता है कि कंपनी आने वाले साल के लिए, आने वाले साल का सिर्फ एक ही बजट बनाए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में सजेस्ट कि अगले साल हम 10,000 यूनिट्स सेल करेंगे, इसके हिसाब से एक बजट बना लिया। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर वन लेवल ऑफ एक्टिविटी। और यूजुअली ये बजट, फिक्स बजट कौन बनाएगा? जो अपने फ्यूचर के बारे में रिलेटिवली सर्टन है। उनको लगता है कि हमारे फ्यूचर में अगले साल में वेरिएशन आने के चांसेस बड़े कम हैं, तो दे जस्ट प्रिपेयर बजट फॉर वन लेवल ऑफ एक्टिविटी। बट इन मेनी सिनेरियोज organization are not very certain. They expect variation in their future result. Thus the budget is prepared at different levels of activity. मतलब 10,000 यूनिट्स का भी बजट बना लिया जाएगा, 8,000 यूनिट्स का भी बजट बना लिया जाएगा, 6,000 यूनिट्स का भी बजट बना लिया जाएगा। भाई हमें नहीं पता कि अगले साल हमारी सेल कितनी होने वाली है। डिफरेंट लेवल्स पे बजट क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आपको बजट का एक मकसद आपको शुरू में बताया गया था, दैट वाज कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। कंट्रोल और परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होती है? जब आप एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो बजट के साथ। अब फॉर एग्जांपल, आपने बजट बना लिया अगर 10,000 का और एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए आपके 8,000,
तो विल इट मेक सेंस कि आप 10,000 के रेवेन्यू को 10,000 की कॉस्ट को 8,000 की कॉस्ट से कंपेयर करो? Apparently it will not make sense. तो जहां पे ज्यादा चेंजेस वेरिएशन की एक्सपेक्टेशन होती है तो वहां पे इदारे क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट बना लेंगे। वो 10,000 का बजट भी बनाएंगे, वो 8,000 का बजट भी बनाएंगे, 6,000 का भी बनाएंगे। फिर एक्चुअल रिजल्ट अगर 8,000 के हैं तो इससे कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स अगर 10,000 के हैं तो वो इससे कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स अगर 6,000 यूनिट्स हैं तो इस बजट से कंपेयर कर लेंगे, ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो और वो कंपैरिजन मीनिंगफुल हो। फ्लेक्सिबल बजट बनाना डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे, इट इज वेरी सिंपल। इसकी एक बेसिक सी एक एक्टिविटी है इलस्ट्रेशन 9, मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूं कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाया जा सकता है अगर हमें ये टास्क दिया जाए तो। इलस्ट्रेशन 9 पे हम जाते हैं। Illustration 9 is on page 243। 243 पेज पे आपका इलस्ट्रेशन 9 आ रही है। तो पढ़ते हैं जी। हमसे कहा गया है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट ऑफ अ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का बजट बनाना है 10,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स एंड 6,000 यूनिट्स। 3 एक्टिविटी लेवल्स पे टोटल कॉस्ट बजट बनाना है। The expenses for the budgeted projection of 10,000 units is in a factory are given below. हमें रुपीज पर यूनिट डेटा गिवन है। मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जिसमें 10% फिक्स्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जिसमें 20% फिक्स्ड हैं, ये ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और कॉस्ट पर यूनिट टोटल क्या है। हमें कॉस्ट पर यूनिट का हिसाब दिया गया है और हमसे कहा गया है टोटल कॉस्ट का बजट बनाइए। अच्छा जी, हमें टोटल कॉस्ट का जो बजट बनाना होता है उसके लिए बड़ा एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले हम इसमें से वेरिएबल और फिक्स को अलग-अलग कर लेते हैं। जैसे मैंने जो सर्कल किए, या ये टोटली फिक्स कॉस्ट है या इनमें फिक्स कंपोनेंट शामिल है। हाँ, एडमिन एक्सपेंसेस भी फिक्स्ड ही होते हैं, इनमें तो वेरिएबल कंपोनेंट होता ही नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है कि जब आपने फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट को मेजर करना है, तो सबसे पहले आप कॉस्ट को बिहेवियर के मुताबिक फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग-अलग कर लीजिए। क्योंकि आपको याद रखना है कि भाई फिक्स कॉस्ट तो होती ही वो है, जो 10,000 बनाए या 6,000 बनाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक फॉर्मेट पे जाते हैं जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को हम अलग-अलग मार्क कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, हम 6,000, 8,000 एंड 10,000 एक्टिविटी लेवल्स पे बजट बनाने जा रहे हैं। 6,000, 8,000 एंड 10,000, और इसमें हम टोटल कॉस्ट बजट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे अलहदा और फिक्स कॉस्ट को लेंगे अलहदा। वेरिएबल कॉस्ट की आइटम्स अगर मैं आइडेंटिफाई करूं यहां पे, तो हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। आगे चलते हैं तो फिक्स ओवरहेड टोटली फिक्स्ड है, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। देन वी हैव सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें फिक्स पोर्शन भी है लेकिन वेरिएबल पोर्शन भी है। फिर आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें भी फिक्स्ड पोर्शन वेरिएबल पोर्शन दोनों है। एंड दैट्स इट। इसके आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जो कि फिक्स्ड कॉस्ट ही है सिर्फ।
फिर हम आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ। फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर से अगर पढ़ना शुरू करें तो पहली आइटम जो हमने सर्कल की थी वो फिक्स्ड ओवरहेड्स है। फिर आगे चलें तो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं। और यहां से हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट बजट हमारे पास आ जाएगा। फ्लेक्सिबल बजट मतलब 3 डिफरेंट लेवल्स पे हम टोटल कॉस्ट का बजट बना रहे हैं। मकसद क्या है कि भाई एक्चुअल रिजल्ट हमारा जिस एक्टिविटी लेवल पे होगा वो कॉलम यहां से पिक करेंगे और उसके हिसाब से कंपैरिजन बना देंगे। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट का बजट मैं अगर आपसे शेयर करूं, मैं 6000 कॉलम की जो एक्टिविटी लेवल है उसका बजट बनाता हूं, कंप्लीट वेरिएबल का भी फिक्स का भी, और बाकी आपकी एक्टिविटी होगी वो आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या है जी? 70, ये वेरिएबल कॉस्ट है तो 70 इंटू 6000, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 70 इंटू 6000। मुझे टोटल कॉस्ट बताइए क्या आ रही है जी? $420,000। हम लेबर बजट पे जाते हैं। लेबर कॉस्ट हमारी वेरिएबल है 25 पर यूनिट, तो 25 इंटू 6000, ये बनी जी 150,000। वेरिएबल ओवरहेड ये भी वेरिएबल कॉस्ट है 20 पर यूनिट, तो 20 पर यूनिट इंटू 6000, ये बनती है जी आपकी 120,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी टोटल वेरिएबल होते हैं 5 रुपए पर यूनिट, तो 5 रुपए इंटू 6000, ये बनते हैं आपके जी 30,000। सेलिंग एक्सपेंसेस उसने कहा जी वैसे तो 13 रुपए पर यूनिट है लेकिन इसमें सिर्फ 10% फिक्स है, इसका मतलब 90% वेरिएबल है, तो 13 रुपए का 90% वेरिएबल है और 6000 के कितना खर्चा बना? 13 रुपए का 90% वेरिएबल है, 6000 यूनिट के हिसाब से कितना खर्चा बना बताइए जनाब। सेलिंग एक्सपेंसेस की फिगर $70,200, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आइटम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 20% फिक्स है। 20% फिक्स का मतलब 80% वेरिएबल है, तो 7 रुपए में 80% वेरिएबल है इंटू 6000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी? $33,600। अच्छा जी, ये हमारे पास आगे वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट बजट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल थी और हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर हमें पता है, वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर पता है, जितने यूनिट्स बनाएंगे उतनी कॉस्ट ऐड होती जाती है। अब फिक्स कॉस्ट से डील करना जी। अब यहां पे जरा सा आल दो, हम सारी बातें पहले कर चुके हैं लेकिन थोड़ी सी एक लम्हे की आपको तवज्जो चाहिए। क्या फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट इनकर होती है? जैसे ये 10 रुपए पर यूनिट आ रही है, कभी फिक्स कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट इनकर होती है? फैक्ट्री रेंट 10 रुपए पर यूनिट होता है, डेप्रिसिएशन 10 रुपए पर यूनिट होती है? द आंसर इज नो। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड्स हमेशा टोटल में इनकर किए जाते हैं, और जब भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें पर यूनिट में दिए जाएंगे वो यकीनन किसी फिगर से डिवाइड होके आए हैं। जब भी हमें फिक्स्ड ओवरहेड टोटल दिए जाते हैं वो किसी बेस फिगर से डिवाइड होके आते हैं। जैसे ये बेस फिगर यहां पे 10,000 गिवन है, तो 1 लाख डिवाइड विद 10,000, उसने कहा जी ये पर यूनिट खर्चा ऐसे निकाला गया है। तो भाई हमें तो पर यूनिट खर्चे को जब टोटल में लेकर जाना है तो दोबारा इसको इस बेस फिगर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बेस फिगर को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी। तो जैसे मैं
फिक्स्ड ओवरहेड की बात करूं, 10 रुपए इंटू 10,000, 1 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस 13 रुपए का 10% इंटू 10,000, कितना बना ये? 1.3 इंटू 10,000, 13,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 7 रुपए का 20% इंटू 10,000, 14,000। एंड एडमिन एक्सपेंसेस 5 रुपए इंटू 10,000, दिस इज 50,000। ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल बजट है। वेरिएबल कॉस्ट तो जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा बदलेगी। फिक्स्ड कॉस्ट का तो मतलब ही यह है कि भाई इसने तो हर जगह सेम रहना है। प्रोडक्शन 6,000 हो, प्रोडक्शन 8,000 हो, प्रोडक्शन 10,000 हो, इसने तो सेम ही रहना है। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी सेम, वेरिएबल कॉस्ट आपके लिए बजट बनाना बड़ा आसान है। जब 10,000 का बजट है तो 8,000 का बजट है, इसको 8,000 से ज़रब दे दें। जब 10,000 का बजट है इसको 10,000 से ज़रब दे दें, एंड सो ऑन। ठीक है जी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, बजट आपका जहां मर्जी जाए, वॉल्यूम जहां मर्जी जाए, वो तो फिक्स्ड ही रहनी है। तो ये जी एक फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस इस एग्जाम्पल से मैंने आपको हाईलाइट किया। कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लेक्सिबल बजट आप डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे बना लेते हैं। मकसद उसका क्या है कि भाई जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे तो हम सूटेबल बजट से उसको कंपेयर करें, ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो जाए, कंपैरिजन कुछ सेंस बनाए। जी एनी क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट बनाने में? बाकी ये वैल्यूज निकालना शुड नॉट बी एन इशू फॉर यू, ये आपकी एक्टिविटी है, आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं। कोई सवाल? फिक्स्ड कॉस्ट में थोड़ा कैच होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिक्स्ड कॉस्ट हमने जो एक वर्कआउट की 6,000 लेवल पे, हर लेवल पे वही रहने वाली है, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन फिक्स्ड कॉस्ट होती वो है जो आपकी चेंज नहीं होती एक्टिविटी से। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। इसके बाद आपके पास है जी इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंटल बजट का तारुफ मैं आपसे पहले करवा चुका हूं, कि जिसमें आप प्रीवियस पीरियड बजट को बेस बनाते हैं और नेक्स्ट पीरियड के लिए उसमें वैल्यूज को एडजस्ट कर देते हैं। जैसे हम प्राइस की एडजस्टमेंट के लिए प्रीवियस बजट रेवेन्यू को 1.1 से ज़रब दे देते थे। फिर हम जैसे कोई प्राइस वॉल्यूम की कवर एडजस्टमेंट होता था, 5% वॉल्यूम इंक्रीज है तो हम प्रीवियस बजट को 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते थे, एंड सो ऑन। 1 मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा जरा। जी बेटा, इंक्रीमेंटल बजट पे हम बात पहले कर चुके थे। जैसे आपको बताया कि इसमें पिछली जो पीरियड की बजट होते हैं उसमें आप नेक्स्ट पीरियड के हिसाब से एडजस्टमेंट पास कर देते हो। लास्ट ईयर रेवेन्यू लोगे और उसमें आप प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज ऐड कर देंगे। इसके कुछ फायदे भी हैं, इससे कुछ नुकसानात भी हैं। क्विकली स्किम थ्रू करें, इसकी वजह से बजटिंग प्रोसेस बड़ा सिंपल और क्विक हो जाता है। लेकिन ये सूटेबल है जहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन बिजनेस में नहीं आते, और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जैसे ये चेंजेस हैं क्या आनी है, प्राइस चेंज, वॉल्यूम चेंज, ये रेडीली अगर अवेलेबल है
तो हम ये बजट बड़ी आसानी से पिछले साल के बजट को बेस करके इंक्रीमेंटल अप्रोच से अगले साल का बजट बना लेते हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि भाई अगर पिछले साल बजट बनाने में कोई गलती हो गई थी तो वो गलती कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, क्योंकि हमने तो लास्ट ईयर बजट को ही बेस बना लिया ना। तो अगर पिछले साल बजट बनाने में कोई गलती थी तो गलती अगले साल में भी आ जाएगी वो। और कुछ अन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो पिछले साल हमने की, वो हम अगर बेस बना के चल रहे हैं तो वो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले साल की मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की थी जिसका हमें फायदा ही नहीं हुआ, लेकिन इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या कहती है, जो पिछले साल किया उसको अगले साल के हिसाब से इन्फ्लेशन के फैक्टर लगाओ, एडजस्टमेंट करो, अगले साल भी वही कर दो। तो अनइकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो पिछले साल आपने की वो रिपीट हो जाएंगी। और बाज़ अगले साल की जो चेंजेस हैं उनको फोरकास्ट करना मुश्किल होता है कि हमने कहा जी वॉल्यूम चेंज क्या होगा, प्राइस चेंज क्या होगा, उनको फोरकास्ट करना मुश्किल होता है। इस लिहाज से ये चैलेंजिंग बन जाता है। अच्छा जी, एक लास्ट अप्रोच आज की डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। ये बिल्कुल इंक्रीमेंटल अप्रोच के ऑपोजिट है। इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या है कि आप पिछले बजट को बेस बनाओ, उसमें चेंजेस डालो, नेक्स्ट ईयर बजट आ जाएगा। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहता है, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप हर दफा जीरो बेस से शुरू करो, एज इफ देयर इज नो पास्ट डाटा इज अवेलेबल। लेकिन ये बजट जो है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करती। नॉर्मली ये बजट जो सर्विस इंडस्ट्री में किया जाएगा या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो हेल्थ, पब्लिक सेक्टर की बात करें तो डेवलपमेंट सेक्टर। मैं इसकी एग्जांपल आपको डेवलपमेंट सेक्टर से समझाता हूं और इसके स्टेप्स को मैं डेवलपमेंट सेक्टर के हिसाब से एलैबोरेट कर देता हूं। डेवलपमेंट सेक्टर हमारा क्या होता है, आप मिसाल लाइए अपने जहन में एक अपने इलाके के काउंसलर की, जो यूनियन काउंसिल का जो आपका जो नुमाइंदा इलेक्ट हुआ होता है उसको हम काउंसलर कहते हैं। आल्दो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पोलिटिकल सिस्टम में काउंसलर एक्टिव नहीं है आजकल, लेकिन काउंसलर का काम क्या होता है कि एमएनए और एमपीएस का काम बेसिकली अगर देखा जाए तो वो होता है लॉ मेकिंग। वो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वो लॉ मेकिंग करते हैं। ये गलियां बनाना, सड़कें बनाना, दीवारें ठीक रंग कराना महल्ले की, ये एमएनए एमपीएस का काम नहीं होता, ये काउंसलर के करने का काम है, जो उसी इलाके का रिहायशी होता है और उस इलाके के मसाइल को बेहतर समझता है। तो ये जो गलियां बनाना, सड़कें बनाना, सीवरेज का सिस्टम ठीक करना, पानी का सिस्टम ठीक करना, ये दीज आर ऑल कॉल्ड डेवलपमेंटल टास्क। तो जब भी डेवलपमेंटल टास्क होने हो उनके लिए जीरो बेस्ड बजटिंग बड़ा सुटेबल टूल है। जीरो बेस्ड बजटिंग कहती है कि सब पहला स्टेप इसमें होता है जी प्रिपेयर डिसीजन पैकेजेस। डिसीजन पैकेजेस से मुराद होता है प्रोजेक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं जी हमारे पास स्ट्रीट्स, वाटर, डिस्पेंसरी एंड स्कूल, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं। प्रिपेयर डिसीजन पैकेजेस से मुराद आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स which a counselor would like to work on next year। जब भी हमने स्ट्रीट रिपेयर करनी है, हमने पीने का पानी का मसला हल करना है, हमारे इलाके में पीने का पानी का मसला है, हमारी डिस्पेंसरी हमारे इलाके में जो उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, और हमारे इलाके में जो स्कूल है उसकी बेसिक जो जरूरियात हैं, मे बी फैसिलिटीज हैं, वॉशरूम, बुक्स, कंप्यूटर्स, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो सबसे पहले जब जीरो बेस्ड बजट बनाया जाता है उसमें आप प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं जिसको डिसीजन पैकेजेस का नाम दिया जा रहा है कि भाई अगले साल आपके करने के काम क्या क्या हैं। तो हमने कहा जी, काउंसलर ने कहा जी मेरे पास ये 4 करने के काम है, अज्यूमिंग कि काउंसलर जो है वो जीरो बेस्ड बजट बनाने जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप आता है रैंकिंग की। अच्छा भाई, इन 4 कामों का रैंक कर दो कि इनमें प्रायोरिटी किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट अज्यूमिंग प्रायोरिटी इलाके की जरूरत लोगों के हिसाब से होती है। मैं अपने हिसाब से अगर कहूं कि जी सबसे पहले तो हमें पानी, फिर हमें सेहत, फिर हमें तालीम, और उसके बाद सड़कें रिपेयर होने का भी पैसा अगर होगा तो हम रिपेयर कर लेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटी रैंकिंग है। पीने का पानी, सेहत, तालीम, और आखिर में हम स्ट्रीट्स को भी रिपेयर करना चाहेंगे क्योंकि वो भी कम्युनिकेशन में, सफर में आसानी होती है। रैंकिंग कर ली। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है फंडिंग। जब आपने
प्रोजेक्ट्स बना लिए, जब जो प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर डिसीजन पैकेजेस किए जाते हैं तो साथ इसी स्टेज पे इनका कॉस्ट एस्टिमेट भी ले लिया जाता है। आपने जब प्रोजेक्ट बना लिए, इनका कॉस्ट एस्टिमेट ले लिया, इनकी आपने रैंकिंग कर ली है, तो अब आप गवर्नमेंट के पास जाते हो बजट की सैंक्शन के लिए। अपने जो भी आपकी अथॉरिटी है उसके पास जाते हैं, जी हमारे ये 4 काम हैं हमें करने हैं अगले साल में, ये इसका बजट एस्टिमेट है, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन हमारा बजट एस्टिमेट है, तो आप इसके पैसे रिलीज कीजिए। अब जरूरी नहीं कि आप जब फंड की रिक्वेस्ट रेज करें तो आपके रिक्वायर्ड फंड्स आपको दे दिए जाए। हो सकता है आपको फंड अप्रूव किए गए हैं 70 मिलियन, तो जीरो बेस्ड बजटिंग कहती है कि भाई आपको 70 मिलियन पैसे मिले हैं, तो अब आप इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग इन पैसे को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जितने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं कर लीजिए। हो सकता है पानी आप सारा कर पाए, डिस्पेंसरी को भी पूरा कर लें, स्कूल में भी 80% काम हो सके, और ये आपका जीरो स्ट्रीट्स के लिए आपको जीरो पैसे बचे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। दिस इज हाउ जीरो बेस्ड बजटिंग वर्क्स। जीरो से शुरू किया जाता है। आप पूरी कम्युनिटी का सर्वे करके आप अपनी जरूरतें आइडेंटिफाई करते हैं, फिर म्यूचुअल डिस्कशन से, एवेल्युएशन से उन जरूरतों की रैंकिंग और कॉस्ट एस्टिमेट बनाते हैं। उसके बाद पैसे रेज करने जाते हैं, और पैसे रेज करने के बाद फंड्स को इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग यूज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग के ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। काइंडली रीड थ्रू दीज, और कोई चीज अगर समझ नहीं आती तो पूछिए। हमें जीरो बेस्ड बजटिंग पे सवाल थ्योरी आ सकती है, 2-4 नंबर का नोट आ सकता है। हमें बजट बनाने को कभी जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं आएगा, बट वी शुड नो जीरो बेस्ड बजटिंग होती क्या है, किस तरह के इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज की जाती है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां से करना चाहें कर लीजिए। ये आज की हमारी लास्ट डिस्कशन थी। मुबीन, अगर आप बच्चों के माइक्स ऑन कर दें तो बच्चे जो बात करना चाहें, क्वेश्चन करना